Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today I have brought a special paper, subject science class 8. So without wasting time, we'll straight away go to the question paper and let's see what is there in store for us. Section A, there will be some multiple choice questions. तो आइए इनको पहले कर लेते हैं. The eggs in the female is produced by. जो eggs होते हैं फीमेल में वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? टेस्टिस के द्वारा, जाइगोट, स्पर्म या ओवरीज? द करेक्ट आंसर इज ओवरीज. हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन हियर. इंसान जो जिस रेंज तक साउंड को सुन सकता है सबसे कम से सबसे ज्यादा है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. उसके बाद थर्ड, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. तो इनमें से एंटीबायोटिक क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है. फोर्थ इज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद. लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑक्सीजन या जिंक का? तो वी यूज जिंक. नेक्स्ट, फिफ्थ इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फ्यूल इज बेस्ट यूज्ड इन होम्स. घर में सबसे अच्छा क्या है इनमें से? वुड, सीएनजी, एलपीजी या केरोसिन? तो एक्चुअली एलपीजी जो है उसी के सिलेंडर हमारे घर में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलेसेंट चूज फॉर हिज और हर मील. इसमें से क्या इस्तेमाल करना चाहिए एक बढ़ती उम्र के बच्चे को? चिप्स, नूडल्स, एरेटेड बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक्स या फिर वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स और लेमनेड या राइस, नूडल्स एंड पॉपकॉर्न या चपाती, दाल और वेजिटेबल? तो इनमें से जो सबसे बोरिंग आपको लग रहा है एक्चुअली वही करेक्ट आंसर है, चपाती, दाल और वेजिटेबल. सेवंथ इज द गैस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. आग जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. पहला ऑप्शन जो है वो है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज, रियल होती है या रियल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे होती है और एक्चुअली उसका साइज जो है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. 11th इज एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ. एडोलेसेंस यानी कि जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं वो कब से कब तक होता है? तो वो होता है 11 साल से लेकर 19 तक, जिसको हम अधिकतर टीन एज भी बोलते हैं. टीन है ना, 13, 14, 15, 16 लाइक दैट. 12th इज पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज. पेट्रोलियम को और क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, स्टार या नन ऑफ दीज? तो इसको एक्चुअली काला सोना भी कहा जाता है. 13th इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड. जब सफेद लाइट जो है या जो सूरज की रोशनी है जब वो 7 कलर्स में टूटती है तो उस प्रोसेस, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज 14th द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्ज जो है जो वो अर्थ तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग बोलते हैं, इंटरैक्शन, अर्थिंग या लाइटिंग बोलते हैं. तो दिस इज एक्चुअली अर्थ, इसको अर्थिंग कहा जाता है. आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ. इन एलईडीज द लॉन्गर लीड या वायर जो है वो कनेक्टेड होता है कौन से टर्मिनल को? तो जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है और जो शॉर्टर है दैट बिकम्स योर नेगेटिव. सेक्शन बी में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आइए इनको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी. तो एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसके आंसर मैं भी आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ. What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? और write two difference between zygote and P. तो यहाँ पर मैंने आपके आंसर्स लिख दिए हैं. पहला है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. स्पेलिंग देख लेना लिक्विफाइड की, अधिकतर स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं. सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है. मतलब जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है किसी को तो हम एंटीबायोटिक देते हैं. क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करने हमें फॉलो करने चाहिए? पहली बात तो कि जो डॉक्टर ने कहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ठीक है. और उनको अगर आप थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाओ तो उनको लेना बंद नहीं करना चाहिए. उनको पूरा जितना डॉक्टर ने कहा है उतने एंटीबायोटिक्स हमें लेने चाहिए. और डोंट यूज देम फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड. और सबसे बड़ी बात जो हम डेली लाइफ में बहुत सारे लोग करते हैं, क्या होता है? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से है, लेकिन हम उसमें भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं. एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है वायरल इन्फेक्शन पे, वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वायरसेस पे नहीं.
18th क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। तो जाइगोट क्या है? ये सिंगल सेल से बना हुआ है और फीटस जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। मतलब जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड है और फीटस जो है वो मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा दूसरा जो डिफरेंस आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो कि जाइगोट जो है वो कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का और ओवम का। लेकिन फीटस क्या है? फीटस एक ऐसी स्टेज है एम्ब्रियो की जहां पर उसके बॉडी के पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये मुंह है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम्स ऑफ टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम। हमें दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं और वो कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं ये भी हमको बताना है। और 20th क्वेश्चन है पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। तो ऑसिलेशन कितना है? 40 टाइम्स हो रहा है 4 सेकंड में। हमें उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जो दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने यहाँ पर लिए हैं उनमें से एक है थायराइड और दूसरा है पैनक्रियाज। अब थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। और पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन। उसके बाद पेंडुलम वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक पेंडुलम है जो कि 40 टाइम्स 4 सेकंड में ऑसिलेट होता है। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। मतलब कितने ऑसिलेशन हुए हैं और कितने टाइम में हुए हैं। तो ऑसिलेशन कितने हैं? 40 और कितने टाइम में हुए? 4 सेकंड में। तो इसका मतलब है 40 अपॉन 4 होगा विच इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। या ध्यान रखना हर्ट्ज जो है वो आपका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड निकलता है आपका 1 अपॉन एफ यानी कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई आपके 10। तो 1 अपॉन 10 कितना हो गया? 0.1 सेकेंड्स। तो ये है आपका टाइम पीरियड। 21st क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज जो है रिफ्लेक्शन के दो है जिसमें से पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एम श्योर आपने ये इस तरीके से देखा होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से आती है और वो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वो जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने श्योर ये पढ़ा होगा। और दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर मौजूद है। एरोप्लेन नहीं, एक प्लेन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन। तो वो क्या करता है? जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कहेगा? इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कॉलरा और कॉजिंग एड्स। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? कॉलरा को करेगा, ठीक है, ये कॉज करेगा। राइजोबियम जो है इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं इसलिए ये फिक्स करेगा नाइट्रोजन को। लैक्टोबैसिलस हमें क्या मिलता है? दही में मिलता है, तो ये करेगा सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट का काम होता है बेकरी में, तो इसका मतलब ये है कि ये बेकिंग ऑफ ब्रेड करेगा। प्रोटोजोआ जो है ये हमें मलेरिया से ग्रसित करता है और वायरस जो है ये एड्स को फैलाने में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23rd क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसी चीजें जो बड़ी जल्दी से आग पकड़ लेती है उनको कंबस्टिबल कहते हैं और जो नहीं पकड़ती हैं उनको नॉन कंबस्टिबल कहते हैं। इसी के साथ 24th क्वेश्चन भी है राइट द सिमिलर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस यानी कि टीनेज में लड़कों और लड़कियों में जो कॉमन चेंजेस होते हैं ये लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो आइए 23rd और 24th क्वेश्चन को दोनों को डिस्कस करते हैं। तो कंबस्टिबल जैसे मैंने कहा सब्सटेंसेस दैट कैच फायर, जैसे कि लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, है ना, ये सब चीजें कंबस्टिबल कहलाती हैं। और नॉन कंबस्टिबल जिनको आग नहीं लगती है, जो जलते नहीं है, जैसे पानी हो गया, पत्थर हो गया, इनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। इसके अलावा हमें बताना है वो चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं। तो जैसे हाइट में इंक्रीज इन है ना, हाइट दोनों की बढ़ती है, किसी की कम किसी की ज्यादा लेकिन दोनों की बढ़ती है। अंडर आर्म्स जो है उसमें हेयर आ जाते हैं, लेग्स के अंदर हेयर आ जाते हैं, राइट। बॉडी वेट होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है जो हमें करना है हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमिन्ड। मतलब कैसे पता लगेगा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बॉय है या गर्ल है, ये कैसे पता चलेगा। हालांकि अब तो सरकार ने इस पर बिल्कुल बैन लगा दिया है और ये होता नहीं है कहीं पर भी। लेकिन आ, मतलब पता करने के लिए नहीं, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि होने वाला बच्चा जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर देखिए द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेल्स के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, ठीक है, एक एक्स और एक वाई। और फीमेल्स के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। तो अब होता क्या है कि अगर मेल का एक एक्स जो है, मतलब इसको इस तरह समझ लीजिए, ये एक्स और एक्स और मेल के क्रोमोसोम्स हैं और ये एक्स और वाई फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं। तो होता क्या है, अगर ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ यू नो कैरी करता है और ये दोनों मिक्स होते हैं और आगे जो है आगे जाइगोट वगैरह बनता है, तो फिर फीमेल होगी। यानी कि एक्स और एक्स मिलेंगे तो फीमेल होगी, और अगर ये एक्स इस वाई से जाकर मिलेगा तो फिर वो मेल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है लड़कियों को करने के लिए, एक्चुअली ये बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में फीमेल्स का कोई पार्ट नहीं होता ये डिसाइड करने में कि फीमेल होगी या मेल होगा। ये टोटली डिपेंडेंट होता है सिर्फ मेल के ऊपर, क्योंकि उन्हीं के पास जो है अलग अलग होते हैं। फीमेल्स के पास तो एक्स एक्स ही है, वो तो हर बार एक्स ही देगी। अब अगर मेल एक्स दे रहा है तो फिर लड़की हो जाएगी, अगर वो वाई दे रहा है तो फिर वो लड़का हो जाएगा। उसके बाद 25th क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसके दो यूजेस हम बताएंगे। 26th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होती है, या इसी के साथ में और है ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। तो आइए इन तीनों ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल की कोटिंग की जाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट का इस्तेमाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेटल की कोटिंग चढ़ा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसके यूजेस क्या क्या है, जैसे हम क्या है किसी को अगर रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने पेपर में पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन में कि आयरन के ऊपर जो है हम जिंक चढ़ा देते हैं ताकि उसको जो है रस्ट ना लगे। या फिर टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम क्या करते हैं, चांदी की मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं और वो सोने की ज्वेलरी जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है ये स्मूथ सरफेसेस पे होता है जहां पर लाइट रेज जैसे आती हैं सिंगल डायरेक्शन में से वैसे ही चली जाती है। मतलब अगर ये आप मानो इस तरीके से ये है, तो ये इस तरीके से आएंगी, सारी इंसिडेंट ऐसे आएंगी और रिफ्लेक्ट होके और स्मूथली वापस चली जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इस तरीके से आपका उबड़ खाबड़ जो है वो एक सरफेस होगा और आएंगी तो इंसिडेंट रेज ऐसे ही, लेकिन कोई इधर को चली जाएगी कोई इधर को चली जाएगी, तो ये जो है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या था, और में ह्यूमन आई, तो यहाँ पर मैंने ह्यूमन आई आपको दिखा दी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, जहाँ पर आपको इरिस दिख रहा है, कॉर्निया दिख रहा है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है, ब्लड वेसल है और ऑप्टिक नर्व्स हैं। यही कुछ 4 5 6 चीजें हैं जो आपके सिलेबस में इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। दो क्वेश्चन यहाँ पर है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा और फिर इस केस को समझ के और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। In the light of availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds: inexhaustible and exhaustible resources। मतलब रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक वो जो कभी खत्म नहीं होंगे और एक वो जो कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएंगे। Inexhaustible natural resources are present in unlimited quantities in nature and are not likely to be exhausted by human activity। जो खत्म नहीं होंगे चाहे हम कितना भी वो कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट एंड एयर। अब सनलाइट को आप अपनी लाइफ में खत्म नहीं कर सकते हो, एयर को आप खत्म नहीं कर सकते हो। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर और दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे अगर हम बात करें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें जो है एग्जॉस्टिबल है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी अगर हमने इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड, स्पेशली अगर हम बात करें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल, सो दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ये किसकी वजह से बना है, ये जो
एनिमल्स और प्लांट्स मर गए और जमीन में दब गए, उनकी वजह से ये बना है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। चलिए, इसी बेस पे अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, कौन कौन क्या क्या है? अनलिमिटेड है जी? नहीं, अनलिमिटेड नहीं है। नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, डिपेंड करते हैं नेचर पे। लिमिटेड इन क्वांटिटी, यस दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि लिमिटेड है क्वांटिटी में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, इनमें से क्या नहीं है? मिनरल, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक नहीं है, बिकॉज इट इज ह्यूमन मेड। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट हो सकता है? जैसे एयर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है और विंड है, तो इनमें से फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो सकता है। आइडेंटिफाई द फॉसिल फ्यूल या फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो सारे ही हैं, ऑल द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 2 की तरफ। तो यहाँ पर एक क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप दे रखा है, दिस इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, और हमसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। क्या है? What is the purpose of using electroscope? Give two examples of conductors. Name the charge bodies acquire on rubbing. Why the foil strips repel each other? फर्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, उसको डिटेक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल होता है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स, तो मैंने यहाँ पर दो दे दिए हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। नेम द चार्ज बॉडीज एक्वायर ऑन रबिंग, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड के ऊपर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर, तो फॉयल स्ट्रिप जो है हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज, और हमें पता है अगर दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। यहाँ पर वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है आपके लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। और इसमें दो क्वेश्चन है। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग। ढोलक में क्या बजेगा, सितार में क्या हिलेगा, फ्लूट में क्या वाइब्रेट होगा और एक तारा में क्या होगा? तो नॉइज क्या होता है? एक्चुअली नॉइज अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड है। म्यूजिक जो है वो प्लेजेंट होता है और ऑर्गेनाइज्ड साउंड होता है। क्या म्यूजिक कभी नॉइज बन सकता है? हाँ, अगर वो बहुत तेजी से बजाया जाए तो वो साउंड हो सकता है, जैसे डीजे वगैरह पे जो बजता है हम उसको म्यूजिक बोलते हैं, बट वो एक्चुअली में होता नॉइज ही है। लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, हमारे आसपास क्या क्या साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो नॉइज है? ट्रैफिक का साउंड, लाउड स्पीकर्स का साउंड, कंस्ट्रक्शन का साउंड, कहीं पर आसपास घर बन रहा है तो वो जो कटिंग वगैरह के टूल्स हैं वो कितना नॉइज करते हैं, एयरप्लेन है, ये सब जो है सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो हियरिंग लॉस होता है, स्ट्रेस होता है, ट्रबल होता है सोने में। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कार के हॉर्न्स को कम बजाइए, ईयर प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिए, ट्रीज को प्लांट कीजिए। ढोलक बजने पर क्या है? ड्रम हेड, यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो ढप ढप जो साइडों पे बचता है वो है। सितार में तार है। फ्लूट में क्या है? एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूट, उसके अंदर जो हवा होती है, और एक तारा जो है स्ट्रिंग। उसके बाद 30th क्वेश्चन को भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जब एक ही पेरेंट होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है और वो रिप्रोडक्शन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली ये प्लांट्स में ज्यादा होती है, जैसे कि बडिंग। एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरेंट से पैदा होता है बड की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा है। बाइनरी फिजन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होता जाता है टू में, फिर टू से फोर में, जैसे कि अमीबा है। तो दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब देखो फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म
जो है वो एग से मिलेगा, ठीक है। अगर ये स्पर्म जो है एग से जब मिल रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर मिल रहा है तो दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमन में होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, स्पर्म जो है एग से मिलता तो है लेकिन वो फीमेल की बॉडी के बाहर मिलता है। जैसे फ्रॉग क्या करता है, वो अपने एग जो है, फीमेल फ्रॉग एग क्या करती है, पानी में छोड़ देती है और मेल जो है वो स्पर्म को छोड़ देता है, फिर ये दोनों आपस में जाइगोट बनाते हैं, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और में है इसका एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो fertilization happens when sperm from the male meets the egg in the female fallopian tube. The sperm enters the egg and they combine to form a zygote. तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, जब मेल जो गैमीट है या जो स्पर्म है वो एग से मिलेगा फीमेल के और फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यदि अब मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको फेलोपियन ट्यूब क्या है, इसका सेकंड पार्ट यही है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ से ओवरी से एग्स निकलते हैं और ये यहाँ तक पहुंचते हैं, और जो स्पर्म है वो पहुंचता है इस तरफ से यहाँ, और यहाँ पर जो है जो इनका फ्यूजन है वो यहाँ होता है, ठीक है। सो दिस इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद वो एम्ब्रियो वगैरह बन के जो है वो यूट्रस की वॉल पे जाके और चिपक जाता है, ठीक है, यहाँ पे। बाकी का जो प्रोसेस है नेचुरल जो ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वो चलता रहता है। तो यही था पेपर में दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।